एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी हिस्ट्री में हमारा जो क्लास होने वाला है वो होगा सबसे लास्ट टॉपिक मुग़ल एम्पायर का। हम मुग़ल एम्पायर पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में कि किस तरह से उसकी शुरुआत हुई थी, कौन सा पहला शासक था। वहाँ से लेके आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है मुग़ल एम्पायर का एज़ वेल एज़ मिडिवल इंडिया का, जो हमने शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। अगर आपको बोर्ड पे शाइन हो रहा हो तो मैं आपको रिपीट कर ही रही हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही बातें होंगी। ठीक है, तो 1658 से लेके 1707 तक, ठीक है, 1658 से लेके इसका शासनकाल शुरू होता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो कब बैठता है? 1658 से बैठता है, और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि कब तक ये गद्दी पर रहता है? 1707 तक। ठीक है, 1707 तक ये गद्दी पर बैठता है। इसकी मृत्यु बीमारी से होती है, बुढ़ापे में होती है, जो आमतौर पे जो जनरल बीमारियां होती है उसकी वजह से होती है इसकी मृत्यु। औरंगज़ेब कौन था? शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो भी मेरी देख लीजिएगा। ठीक है, शाहजहाँ के 4 पुत्र रहते हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र जो होते हैं वो दारा शिकोह था। दारा शिकोह बहुत ही कैपेबल और बहुत अच्छा शासक था, सेक्युलर था, अकबर के जैसा उसका व्यवहार था। ठीक है, जो कि सभी रिलीजियस को मानता था, बराबर वैल्यू देता था। जबकि ये जस्ट अपोजिट था, औरंगज़ेब जो था वो जस्ट अपोजिट था अपने बड़े भाई दारा शिकोह से। ठीक है, तो जब शाहजहाँ को ये कैप्चर कर लेता है, शाहजहाँ का ये मन रहता है कि उनका वही पुत्र, ठीक है, दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, वो नेक्स्ट उनका उत्तराधिकारी बने। लेकिन चारों भाइयों के बीच क्या होती है? राइवलरी होती है, और फिर जीतता कौन है? औरंगज़ेब। ठीक है, अपने भाइयों को मार देता है और गद्दी पर खुद स्वयं ही ये बैठता है। ठीक, तो ये हमने देखा था पिछले वीडियो में कि वो शाहजहाँ को, अपने ही पिता को, औरंगज़ेब क्या करता है? कैद करके बंद करके रख लेता है। ठीक, 8 सालों तक, लगभग 8 सालों तक शाहजहाँ वहाँ कैद रहते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब वो उनको कैदी बना लेता है उस टाइम वो गद्दी पर बैठता है औरंगज़ेब। ठीक है, अपने भाई से, जो दारा शिकोह, तो जो एल्डेस्ट सबसे बड़ा बेटा जो रहता है उससे इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, 4 भाइयों में सभी को हराकर फिर ये फाइनली गद्दी पर बैठता है। तो 2 बार ये दारा शिकोह के साथ इसकी लड़ाई होती है, एक 1658 और एक 1659 में। 1658 में सामूगढ़ का जो विद्रोह है, सामूगढ़ का जो लड़ाई है, ठीक है, का जो बैटल है, वो अपने भाई अगेंस्ट, दारा शिकोह के अगेंस्ट ये लड़ता है। ठीक, ये आगरा में होता है, और अपने पिता को जब ये बंदी बना लेता है इस टाइम पे वो गद्दी पर बैठता है। तो ये ऐसा एक सुल्तान था जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ है, यानी कि 2 बार राज्याभिषेक इसका हुआ है। पहली बार इस टाइम पे होता है, और दूसरा जब वो देवराय का युद्ध जीतता है इसी भाई, ठीक है, दारा शिकोह के ही अगेंस्ट, तब वो फिर रेड फोर्ट में और ज़्यादा धूमधाम से अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक, तो इस प्रकार से 2 बार इसका कोरोनेशन हुआ रहता है। हम आगे बात देखते हैं औरंगज़ेब का। सबसे पहले देखिए, सन ऑफ मुमताज़ और शाहजहाँ, लास्ट वीडियो में भी ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, तो ये शाहजहाँ और मुमताज़ से ही जन्मा ये पुत्र रहता है औरंगज़ेब। बहुत ही कट्टर, बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत रूढ़वादी, एकदम कट्टर इस्लाम, जो इस्लामिक फॉलो करने वाला ये रहता है। ठीक, सबसे क्रूर और जल्लाद शासक इसे ही माना गया है। सबने शायद सुना होगा कि इसे ही सबसे क्रूर और जल्लाद शासक माना गया है। बहुत सारे टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स का ये विनाश करता है, उसे ख़त्म कर देता है। ठीक है, नए मंदिर बहुत कम बनते हैं इसके टाइम पे। इसके पहले के जो शासक रहते हैं वो इतने ज़्यादा क्रूर नहीं रहते या इनटॉलरेंट नहीं रहते जितना कि ये रहता है। ठीक, तो ये बिल्कुल टॉलरेंट नहीं रहता है, सबसे क्रूर और जल्लाद शासक रहता है। थर्ड पॉइंट देखिए, मैंने लिखा है कि रिजिड प्रोपोगेटर ऑफ इस्लाम रिलीजन। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही कट्टर, ठीक है, प्रोपोगेट करना मतलब प्रचार प्रसार करना, तो इस्लाम का बहुत ही प्रचार प्रसार करता है, बहुत से लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराता है इस्लाम रिलीजन में, और अगर वो इस रिलीजन में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो कई लोगों की इसने हत्याएं की है। ठीक, बहुत सारे लोगों की इसने हत्याएं, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हत्याएं इसी के टाइम पीरियड में हुई थी। किस लिए? कि जो इस्लाम को नहीं अपनाते हैं, बहुत ही कट्टर व्यक्ति रहता है। तो रिजिड प्रोपोगेटर ऑफ इस्लाम रिलीजन एंड ऑर्थोडॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि एक एकदम कट्टर ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी मुस्लिम रहता है। सो बैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल्स, इसलिए नए नए टेम्पल्स, ठीक है, नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लग जाती है। उसके अलावा रिपेयरिंग द ओल्ड वंस, जो पुराने टेम्पल्स रहते हैं उनके रिपेयरिंग में, उनके पुनर्निर्माण या उनको जो रिपेयर करने का काम रहता है उस पर भी बहुत कम हो गया रहता है। ठीक है, उस पर भी बैन ही लगा रहता है, आप समझिए। उसके अलावा डिस्ट्रॉय, बहुत सारे मंदिर को इसने डिस्ट्रॉय भी किया, तोड़ा भी रहता है। इस प्रकार ये इस्लाम का एक कट्टर प्रोपगेटर रहता है। ठीक है, इस्लाम फैले इसलिए बहुत लोगों को कन्वर्ट करने पे मजबूर कर देता है ये। हालांकि कुछ ऐसे टेम्पल्स भी रहते हैं जो बने हैं
ठीक, जो बने हैं इसके टाइम पीरियड पे। लेकिन मेनली ये किस लिए फेमस है, फेमस बोलिए या इनफेमस बोलिए, ठीक है, कुख्यात किस लिए रहता है ये, इसीलिए कि बहुत सारे टेम्पल्स का ख़त्म करने के लिए, न्यू टेम्पल्स का निर्माण बिल्कुल नहीं होता है उसके लिए, ठीक। और कई जगह ऐसे हैं जो कि क्या करता है, ये टेम्पल्स को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, उसके जगह पे फिर मॉस्क्यू बनते हैं, ठीक है, मस्जिद बनते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विश्वनाथ टेम्पल में, जो कि बनारस, ठीक है, आज का वाराणसी है, वहाँ का विश्वनाथ टेम्पल। उसके अलावा केशव राय टेम्पल जो कि कहाँ पे है, मथुरा में। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ उदाहरण हैं इसके जहाँ उसने ये किया था, ठीक। उसके बाद देखिए री इम्पोज जजिया टैक्स, वो 1679 में जजिया टैक्स वापस, जजिया कर जो है वो वापस लगा देता है, जो कि अकबर ने अपने टाइम पीरियड पे जजिया टैक्स पे क्या किया था, बैन लगा दिया था, जजिया टैक्स को बंद कर दिया था। याद है हमने पढ़ा था जजिया टैक्स, है ना, कि नॉन मुस्लिम्स पे, स्पेशली ब्राह्मण्स पे लगने वाला जो कर रहता है उसको अकबर बंद कर दिए थे, ठीक है। तो उसको वापस री इम्पोज, वापस ये लेके आ जाता है और जजिया कर लगाना शुरू हो जाता है। उसके अलावा पिलग्रिमेज टैक्स ये भी बंद हो जाता है, ठीक है, इसे भी री इम्पोज कर देता है। जो पहले से बंद हुए रहता है जजिया और पिलग्रिमेज, वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेज बहादुर, ठीक है, 9वें सिख गुरु जो थे तेज बहादुर, उसकी हत्या इसने कर दी रहती है। क्यों की रहती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि इस्लाम धर्म को मानने से वो मना कर देते हैं, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानने से वो मना कर देते हैं। इसी के कारण औरंगज़ेब ने उनकी हत्या कर दी रहती है, जिसके कारण जो सिख रिबेलन होता है, ठीक है, जो सिख लोग रहते हैं उनमें बहुत आक्रोश हो जाता है और इसे उनका रिवोल्ट या रिबेल विद्रोह फेस करना पड़ता है औरंगज़ेब को, ठीक है। तो एक हमने और पढ़ा था, याद करिए, अर्जुन देव, ठीक है, जो गुरु अर्जुन देव थे उनकी भी हत्या की गई थी। कब की गई थी, किस शासक ने किया था, वो आप कमेंट करके बताइए, या फिर वो आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। पुराने वीडियोस में, इसी मुगल एम्पायर की मैं बात कर रही हूँ, उसी पुराने वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो 9th सिख गुरु थे तेज बहादुर, उनकी हत्या इसने कर दी रहती है 1675 में, जिसकी वजह से सिख रिबेलन होता है, ठीक है। रिबेल मतलब विद्रोह, तो इस वजह से होता है। उसके अलावा अदर रिबेलर मतलब, और इसके जो टाइम पीरियड रहता है, इसका जो शासनकाल रहता है, उसमें कई रिबेल इसे फेस करना पड़ता है, कई विद्रोह का इसे सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक तो सिख रिबेलर हमने देख लिया। उसके अलावा और जो दूसरे रिबेल रहते हैं वो कौन कौन से, जाटों का रहता है, ठीक है, जट रिबेल हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जाटों का रहता है, सतनामी, राजपूत और अफगान रिबेल, ये सब इसे फेस करना पड़ता है, ठीक। टर्मिनेटेड ऑल द म्यूजिशियन ऑफ हिज कोर्ट, अपने कोर्ट के जितने म्यूजिशियन रहते हैं, जितने संगीतकार रहते हैं, सबको हटा देता है। संगीत पर, नशा पर, और क्या बोलना चाहिए, अल्कोहल पे, ठीक है, बैन कर देता है पूरी तरीके से। तो अपने कोर्ट में ये अल्कोहल, वाइन खुद भी नहीं लेता था और बैन कर देता है, ठीक है। पेंटिंग पे, म्यूज़िक पे, जितना हमने देखा था कि अकबर हो गए या जहांगीर हो गए, जिनके टाइम पे पेंटिंग एकदम फ्लरिश करता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है क्या, इसके टाइम पीरियड पे, औरंगज़ेब टाइम पीरियड पे क्या करता है, वो म्यूज़िक पे पाबंदी लगा देता है, पेंटिंग पे, ड्राइंग पे, और जितने एंटरटेनमेंट के सोर्सेज रहते हैं सबको ये बैन कर देता है, ठीक। तो देखिए, टर्मिनेटेड ऑल द म्यूजिशियन ऑफ हिज कोर्ट, बैंड पेंटिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि पेंटिंग पे पाबंदी लग जाती है, म्यूजिक, डांस या कोई भी एंटरटेनमेंट का सोर्स हो, उस सभी पे क्या लग जाता है, पाबंदी लगा देता है वो, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है, प्लस एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि औरंगज़ेब मतलब कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो वीणा बजाता था, या औरंगज़ेब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था, तो वीणा आएगा उसका आंसर, ठीक है। खुद म्यूज़िक पे ये बैन लगाया था, लेकिन कौन सा ये क्या प्ले करता था, वीणा, ठीक है। तो वीणा प्ले करता था औरंगज़ेब। लेकिन अपने कोर्ट में उसने वाइन पीने पे, म्यूज़िक पे, पेंटिंग पे, डांस पे, सभी पे बैन लगा दिया था। इसके अलावा झरोखा दर्शन जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था अपने टाइम पीरियड पे, है ना, झरोखा दर्शन, उस पर भी बैन लगा दिया था। नवरोज़ फेस्टिवल पे बैन लगा दिया था। तो हिंदुओं के साथ साथ जो सिख हैं, ठीक है, दूसरे धर्म है, सभी के प्रति क्या रहता है, बहुत ही इनटॉलरेंट रहता है। हिंदू फेस्टिवल पे कितने, देखिए हमने शासक को पढ़ा है कि वो हिंदू फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते थे, अकबर पार्टिसिपेट करते थे, है ना। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जो बहुत ही जल्लाद और क्रूर था, ठीक। तो ये हिंदू फेस्टिवल्स पर भी रोक लगा देता है। उसके अलावा जो नवरोज़ फेस्टिवल है, याद करिए नवरोज़ किसने शुरुआत की थी, नवरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, गयासुद्दीन बलबल ने, हमने पढ़ा है ना। तो उस पर भी पाबंदी लगा देता है, हिंदू त्योहारों एवं नवरोज़ पर पाबंदी लगा देता है। उसके अलावा झरोखा दर्शन अकबर द्वारा शुरुआत की गई थी, जैसे मैंने आपको बताया अभी। उसके अलावा तुलादान पर भी पाबंदी लगा देता है। तो क्या क्या चीज़ों पर बैन कर देता है, जितने एंटरटेनमेंट सोर्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, उसके अलावा झरोखा दर्शन, हिंदू त्योहार, नवरोज़, सभी पर, तुलादान, सभी पर पाबंदी लगा देता है।
ठीक। झरोखा दर्शन क्या होता है? अकबर ने अपने टाइम पीरियड पे क्या किया था कि वो औरतों की इज्जत करते थे, बहुत ही सेक्युलर थे वो। उन्होंने क्या किया था कि बड़े बड़े जो मतलब नीचे उनके जो उनका कोर्ट रहता था, ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है या कुछ अगर एंटरटेनमेंट का सोर्स हो रहा है या क्या बातें हो रही हैं, कुछ भी ऐसा है, तो जो ऊपर लेडीज़ रहती थी, ठीक है, जो उनकी रानियाँ रहती थी, वो ऊपर खिड़कियों से, छोटे छोटे खिड़की बहुत सारे बने रहते थे, उससे देख सके, उसके लिए उन्होंने एक नया शुरुआत किया था जिसे कहते हैं झरोखा दर्शन। तो इस पर भी उसने पाबंदी लगा दिया था। जैसा कि ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, इसलिए ये सब करता था, ठीक। चलो, द मुगल हु डिड हिज कोरोनेशन ट्वाइस, जैसा मैंने आपको बताया था कि अपना राज्याभिषेक करने वाला ये 2 बार करने वाला, ठीक है, अपना 2 बार राज्याभिषेक करने वाला शासक कौन था? औरंगज़ेब, ठीक। तो पहली बार ये कब करता है? 1658 में, जब शाहजहां को ये कैदी बना लेता है, अपने पिता को कैदी बना लेता है ना, जब उन्हें कैद करके अपने पिता को बंदी बनाने के बाद, तो तब वो गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1659 में, 1 साल बाद, जब देवराय युद्ध में जीत होती है इसके, किसके अगेंस्ट? डिफीटिंग हिज ब्रदर दाराशिको, अपने ही भाई दाराशिको, जो सबसे एल्डेस्ट ब्रदर इसके रहते हैं, दाराशिको, जो बहुत सेक्युलर और अच्छा एक वीर रहता है शासक, ठीक है, उसे हरा देता है। उसके बाद यहाँ इसकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो अपने भाइयों को एक एक करके हटाने के बाद खुद गद्दी पर फिर बैठता है। 1659 में दोबारा कोरोनेशन करता है अपना। तो इसके जो बैटल्स थे कौन कौन से हो जाएंगे? सामूगढ़ 1658 पहला जो बैटल था अगेंस्ट दाराशिको, आगरा के पास होता है ये, तो सामूगढ़ आगरा के पास ही है, ठीक है, वहाँ ये बैटल होता है, इसलिए पहला बैटल वो हुआ। दूसरा देखिए खजवा बैटल, जो दूसरे इसके भाई रहता है, एक दाराशिको रहता है, उससे छोटा भाई रहता है शुजा, ठीक, तो उसके अगेंस्ट ये बैटल लड़ता है, उसे भी हराता है। ये कहाँ होता है? इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में होता है, जो आज का हमारा प्रयागराज है। तीसरा जो इसका बैटल है देवराय, ठीक, या देवराय होगा, 1659 में होता है, अगेंस्ट फिर से किसके? दाराशिको के अगेंस्ट देवराय में होता है। इसमें भी क्या होता है? इसके बाद तो फिर इसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। क्यों हत्या कर देता है? क्या बोल के कि अपने भाई पे इल्ज़ाम लगाता है, दाराशिको पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट, ठीक है, इस्लाम रूल्स के अगेंस्ट गया है, ये बोल के उसकी हत्या कर देता है वो, ठीक। तो यहाँ पे तो दाराशिको का चैप्टर फिर ख़त्म। तो इस तरह से 1658 और 1659 2 बार ये राज्याभिषेक कराता है, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सबसे पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पे मिस हुआ था, मैंने लिखा है कि औरंगज़ेब का जो टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707, 49 ईयर्स, जिसे हम अप्रॉक्स 50 साल मान सकते हैं। तो जो शुरू के 25 साल था वो नॉर्थ इंडिया को पूरी तरह से देखता है, नॉर्थ इंडिया में ही रिसाइड करता है, और लास्ट के जो 25 ईयर्स थे वो दक्कन साउथ तरफ इसका ध्यान रहता है, ठीक है, वहीं ये रिसाइड करता है फिर मोस्टली। तो लास्ट 25 ईयर्स इसके दक्कन में ज़्यादा गुजरते हैं और पहले के 25 साल नॉर्थ इंडिया में, ठीक। चलिए, इसे किस किस नाम से जाना जाता था? तो ये खुद को आलमगीर का टाइटल देता है, खुद को कौन सी उपाधि देता है? आलमगीर की उपाधि देता है, ठीक। आलमगीर यानी कि कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व विजेता, ठीक है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। खुद को ये क्या मानता है कि अल्लाह और नीचे जो जनता है उसके बीच में आलमगीर बैठता है, और खुद को ये आलमगीर मानता है, ठीक, कि इसीलिए जो भी अल्लाह का फरमान है वो मैं बताऊँगा और सबको वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है, सबको इस्लाम फॉलो करना चाहिए, सभी को ये सोचता है कि सब कन्वर्ट हो जाए उसमें। तो इस प्रकार वो खुद को आलमगीर का टाइटल एक्सेप्ट करता है खुद के लिए, और जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से उसे क्या टाइटल मिलता है? जिंदा पीर और शाही दरवेश का, ठीक है। जिंदा पीर, लिविंग सेंट हम इंग्लिश में कहते हैं, लिविंग सेंट, और शाही दरवेश, ठीक है। लिविंग सेंट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइन पे रोक लगा देता है, म्यूज़िक, पेंटिंग, पूरी तरीके से ये खुद भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं करता है, ना ही बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक ये रहता है, ठीक। तो इसीलिए इसे लिविंग सेंट या जिंदा पीर कहते हैं। उसके अलावा शाही दरवेश। ऑटोबायोग्राफी, फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी इसने कंपोज किया रहता है खुद के लिए, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी जो कौन से भाषा में लिखी हुई है? पर्शियन लैंग्वेज में या फारसी भाषा में, ठीक। तो फतवा ए आलमगीरी फारसी भाषा में। आलमगीरी नामा, ठीक है, क्या? आलमगीरी नामा, ये कौन लिखा रहता है? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, ठीक है। इसमें इसके ही टाइम पीरियड की बातें की गई है, इसके ही टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई थी उसके बारे में ही बात की गई है। तो आलमगीर नामा किसने लिखा था? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने। ये ध्यान देने वाली बात है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, और खुद के लिए ये जो लिखता है वो कहता है फतवा ए आलमगीरी, ठीक। उसके अलावा फतूहत ए आलमगीरी, ये 3 चीज़ें देखिए, तीनों में आलमगीरी है। एक फतवा ए आलमगीरी, ये इसकी खुद की लिखी हुई है। आलमगीरी नामा अगर बात की जाए तो मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, और फतूहत ए आलमगीरी की बात की जाएगी तो फिर ईश्वर दास का नाम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके अलावा देखते हैं हम बिल्डिंग्स, बहुत कोई ख़ास बिल्डिंग्स
का निर्माण नहीं किया गया था, क्योंकि हाँ देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करते हैं अपने इसके टाइम पे, ठीक है। तो औरंगज़ेब के टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत फ्लरिश करता है, लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्माण या बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग जैसे कि शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का हमने पढ़ा है कि कौन कौन निर्माण करा था, लेकिन ये कुछ खास निर्माण नहीं करा था, क्योंकि इसका ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है ना। तो चलिए बिल्डिंग्स में जो हो जाएगा एक मोती मस्जिद हमने शाहजहां में भी पढ़ा है, ठीक। लेकिन उसका जो वो मेन मोती मस्जिद है जो कि आगरा में स्थित है। तो अगर पूछा जाए मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, सिर्फ मोती मस्जिद दिया होगा तो वो हो जाएगा शाहजहां, ठीक है, आगरा में। लेकिन अगर बोला जाए कि दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया है, दिल्ली में स्थित, तब किसका नाम आएगा, औरंगजेब का नाम आएगा, ठीक। दिल्ली में जो लाल किला है, रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा किला है, उसे भी मोती मस्जिद कहा जाता है, ठीक। तो उसका निर्माण फिर इसने कराया था। तो लाल किले के अंदर एक छोटा किला मोती मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। उसके अलावा बीबी का मकबरा, नाम से ही पता चल रहा है बीबी का मकबरा, यानी कि किसी अपनी वाइफ के लिए। तो कौन सी वाइफ, दिलरास बानो बेगम, ठीक। अपनी वाइफ दिलरास बानो बेगम के ही मेमोरी में, उनकी ही याद में बीबी का मकबरा बनाता है औरंगाबाद में। कहाँ पे, औरंगाबाद में स्थित है ये किला, और यहीं पे इसी के पास इसका टॉम्ब भी है, ठीक। चलिए, तो जो बीबी का मकबरा है उसे और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक ताजमहल, ठीक, क्योंकि ताजमहल संगमरमर का बना है ना। उसी, और ये उसी का एक डुप्लीकेट उसे कहा जाता है, डुप्लीकेट ताजमहल, ठीक है, क्योंकि उसी के जैसा दिखने वाला इसने बनाया था, ठीक है। लेकिन वो किस कलर का रहता है, ग्रे शेड का रहता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक ताजमहल या तो डुप्लीकेट ताजमहल, ठीक। वो किसकी याद में बनाया गया था, दिलरास बानो बेगम। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा बादशाही मस्जिद लाहौर में, ठीक। कब इसकी मृत्यु हो जाती है, 1707 में, 1707 में इसकी मृत्यु होती है। इसका टॉम्ब जैसे मैंने आपको बताया औरंगाबाद में ही स्थित है। चलिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट था औरंगज़ेब के बारे में ये हमने देख लिया है, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। चलिए, लेटर मुगल्स, इसके बाद के जो मुग़ल आते हैं, जब मैंने मुग़ल एम्पायर शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो चलता है 1857 तक। जब हम विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं तब तक लास्ट मुग़ल एम्पायर कौन थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में भी पार्टिसिपेट किया था, तो वो हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र, ये बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। क्योंकि इसके जस्ट बाद एक और बहादुर शाह आते हैं, वो है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम किसका ही पुत्र रहता है, औरंगज़ेब का। जो उसके बाद अपने पिता के बाद फिर गद्दी पर कौन बैठता है, लेटर मुग़ल, यानी कि 1707 में जब इसकी मृत्यु होती है तब कौन गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम, ठीक। उसके बाद जितने यहाँ से डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर शुरू हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो मराठा पावर है, शिवाजी का जो काल चल रहा है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ मुगल की पावर दबने लगती है, गिरने लगते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इनकैपेबल रूलर, कोई उसे संभाल नहीं सकते थे, ठीक। तो इस टाइप के रूलर्स आते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना रहता है, इसलिए मुगल एम्पायर मेनली कहाँ तक, 1707 तक ही आपको पढ़ना रहता है, ठीक। तो बहादुर शाह प्रथम आते हैं इसके बाद, ठीक है। और लास्ट अगर पूछा जाए कि लास्ट शासक कौन हुए मुगल एम्पायर के और जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था रिवॉल्ट पे, तो वो हो जाएंगे बहादुर शाह ज़फ़र या बहादुर शाह द्वितीय दिया होगा, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम इसके ही पुत्र थे जो आते हैं। उसके बाद बीच में एक फर्रुखशियार नाम आप सुन सकते हैं, जिसने क्या किया था, मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। परमिशन टू ब्रिटिशर फॉर टैक्स फ्री ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में, भारत में टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए, ठीक है, टैक्स फ्री व्यापार करने की परमिशन ब्रिटिशर्स को कौन देता है, फर्रुखशियार ने दिया रहता है। कब दिया रहता है, 1717 में, ठीक है। 1717 में इसने ही परमिशन दे दिया रहता है ब्रिटिशर्स को कि आप टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं अब इंडिया में। उस बीच और क्या हुआ रहता है, बैटल ऑफ करनाल हुआ रहता है, करनाल का युद्ध हुआ रहता है मोहम्मद शाह। यह भी क्या है, मोहम्मद शाह भी क्या है, एक मुगल ही रूलर है, ठीक। तो मुगल रूलर में जो मोहम्मद शाह है उसका युद्ध होता है नादिर शाह से, ठीक। तो ये इसलिए मैंने लिखा है कि बैटल ऑफ करनाल इस बीच और हुआ है, जो याद रखने लायक है। नादिर शाह ही वह व्यक्ति है जो पिकॉक थ्रोन, शाहजहाँ के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका जो थ्रोन है, पिकॉक थ्रोन जिसे हम कहते थे, याद है आपको ना, तो वो बना हुआ था उसके पीरियड में, ठीक। तो वो नादिर शाह वक्त जो कोहिनूर डायमंड चुरा के ले जाता है, ठीक है, उसका पिकॉक थ्रोन भी ले जाता है शाहजहाँ का, और कोहिनूर डायमंड भी ये चुरा कर ले जाता है, ठीक। तो मोहम्मद शाह के साथ नादिर शाह का युद्ध होता है और यही बैटल ऑफ करनाल है। तो चलिए, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी रिलेटेड टू औरंगज़ेब हो गया या मुग़ल, ये मैंने आपको बता दिया। 2-3 और बैटल्स हैं इस बीच जो हुई है मुग़ल पीरियड में ही, चाहे उसमें मुग़ल शासक का हाथ हो, वो इन्वॉल्व हो या वो इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल वो ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ हो, ब्रिटिशर्स से किसी और
राजा के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ, लेकिन वो किसके टाइम पीरियड पे ही हुआ है? मुगल के टाइम पीरियड पे हुआ है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं ताकि हमारा जो पूरा मिडिवल इंडिया है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ये जो देखिए युद्ध है ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बैटल ऑफ करनाल आपको बता दिया है। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होता है 1739 में। ठीक है, नादिर शाह उसमें जीत जाता है, मोहम्मद शाह क्या रहता है? मुगल एम्पायर, मुगल शासक रहता है। ये कब होता है? 1739 में। अब बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इधर के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध किसके बीच में होता है? सिराज उद दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी का ये, तो ब्रिटिशर्स की जीत होती है 1757 की बात है ये। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम बात कर रहे हैं 1757 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ध्यान रखिए थर्ड बैटल, कभी भी बैटल ऑफ पानीपत पूछेगा तो आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल ज़रूर बताएगा उसमें, है ना, क्योंकि बैटल ऑफ पानीपत पहला कब हुआ था? याद करिए, इब्राहिम लोदी हमने पढ़ा है ना, उस टाइम पे हुआ था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब होता है वो किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली कौन हुए? मुगल शासक हैं वो। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है 1761 में, जिसमें कौन जीत जाता है? अहमद शाह अब्दाली की ही जीत होती है। बैटल ऑफ बक्सर की बात की जाए, पानीपत का थर्ड बैटल युद्ध हमने देख लिया। बैटल ऑफ बक्सर की बात की जाएगी 1764 में होता है। ब्रिटिशर्स किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स रहते हैं और बाकी कौन एक साथ रहता है? मीर कासिम, शुजा उद दौला और शाह आलम मिल के तीनों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध होता है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जितने इंपॉर्टेंट थे सब मैंने आपको बता दिया है। हमारा पूरा मिडिवल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं जो मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी आप कमेंट करेंगे तो अलग से आपको लिंक बता दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट करके आपको अगर देखना हो तो आप बिल्कुल पूछिए। उसके अलावा देख लीजिए आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। ठीक, तो 30 सितंबर ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। मिडिवल पूरा कंप्लीट हुआ। बहुत से लोग होते हैं जो एंशिएंट पढ़ लेते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं पर मिडिवल छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने मिडिवल से शुरुआत की क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कई लोग इसे अनइंटरेस्टिंग लगता है उन्हें, तो ये छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि कहानी के फॉर्म में आपको बताऊँ और ये कंप्लीट कराऊं। बाकी सर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री आपको एक क्वेश्चन वाले फॉर्म में आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे लेक्चर समझ आए होंगे, पसंद आए।